थोड़ी सुस्ती, हल्की कमजोरी के संकेत दुनिया भर के बाजारों से। अमेरिका में रिकॉर्ड बनने के बाद आई प्रॉफिट बुकिंग। कल हमारे यहाँ भी रिकॉर्ड बना है। क्या आज आएगी प्रॉफिट बुकिंग और इस प्रॉफिट बुकिंग में फिर से खरीदना है या करनी है पोजीशन हल्की? क्या हो आपका ट्रेड और कहां पर रहेगा, इसी पर फोकस। आइए तो करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक और एक्साइटिंग बाजार के सेशन के लिए। ढेर सारी खबरों पर बात करनी है। अनिल जी, सबसे पहले बताएं आज के ट्रिगर्स क्या हैं सर? ट्रिगर्स देखिए, अमेरिकी बाजारों से जो दीप हैं वो मिले जुले हैं। मजबूती के साथ शुरुआत हुई, रिकॉर्ड हाई बने, फिर फिसले 150 अंक नीचे जाकर बंद हुए। डाउ फ्यूचर्स थोड़ी कोशिश कर रहे हैं हरे निशान में टिके रहने की, 40-50 पॉइंट वो ऊपर है। आज से एक और आईपीओ खुलने जा रहा है मिसेस बेक्टर फूड का। देखते हैं खाने पीने की चीजों में जो लॉकडाउन में इंटरेस्ट बना है उसका कितना फायदा इस कंपनी को मिलेगा और क्या करना चाहिए। और आज वित्त मंत्री की दो अहम बैठक है, एक तो कैपिटल मार्केट के लोगों के साथ प्री बजट बैठक है और दूसरा एफएसडीसी की भी एक अहम बैठक है जहां इकोनॉमी के रिवाइवल की चर्चा होगी। बीपीसीएल के लिए बोलियों का आंकलन आज होने जा रहा है। डाइवेस्टमेंट पर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अगले कुछ हफ्ते, 3-4 हफ्ते इस लिहाज से इन तमाम कंपनियों के लिए बेहद एक्शन बने रहेंगे। और इन 4 बड़ी बातों पर आज है हमारी नजर दी। बिल्कुल अनिल जी, तो ढेर सारा एक्शन है फंड रेजिंग को लेकर, आईपीओस को लेकर, डाइवेस्टमेंट को लेकर। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे सर। पर एक बार जरा ग्लोबल सेटअप थोड़ा समझाएं, क्योंकि कल हमने जिस तरह से रिकॉर्ड ऊंचाई से डाउ में गिरावट देखी और लगभग 450 अंक फिसला है दिन की ऊंचाई से। कैसे समझे सर, क्योंकि लॉकडाउन का डर ऐसे समय आ रहा है जब वैक्सीनेशन शुरू हो गई है दुनिया भर में, तो इस डर को कैसे समझे जब वैक्सीन भी शुरू हो गई है और नए लॉकडाउन का भी डर आ रहा है? दीप, ये सबसे बड़ी बात है कि 2021 का जो लोगों को इंतजार है कि जैसे तैसे करके 2020 निपटे और 2021 आए, उससे ज्यादा इंतजार 2021 की सबसे बड़ी चीज का है, वो है वैक्सीन की। सबको तोहफा मिलेगा और सबको वो तोहफा कबूल करना है। कब किसको कितना जल्दी मिलता है वही वाली बात है। लेकिन उससे पहले अब जो चिंताएं बन रही है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आपको पता है कि वैक्सीन बंटना शुरू हो चुकी है, इमरजेंसी केसेस में इस्तेमाल हो रही है, यूएस एफडीए ने भी अप्रूव कर दी है, फाइजर अकेली नहीं है, मॉडर्ना है, स्पुतनिक है, और भी ढेर सारे इंस्टीट्यूट दुनिया भर में जो अपने अपने हिसाब से बना रहे हैं और सबकी रीजनेबल सक्सेस रेशियो के साथ वैक्सीन आ रही है। उसके बावजूद अगर कहीं डर लग रहा है जर्मनी में, अमेरिका में, लंदन में फिर से लॉकडाउन का, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। देखिए इस वक्त है ना, लोगों को डर है ना कोरोना का नहीं है, लोगों को डर लॉकडाउन का है। कोई भी मतलब आप हमसे लेकर सारे दुनिया के लोग और सरकारें, सेंट्रल बैंक ये नहीं चाहती कि लॉकडाउन फिर से हो और लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक जो ट्रैक पर आने की कोशिश कर रही, फिर से पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही है, वहां पर धक्का लगे। तो डर कोरोना से ज्यादा, जान से ज्यादा इस वक्त पैसे का है। सबको ये लग रहा है कि कहीं भी किसी भी तरह से हम बैक ट्रैक पर न जाएं, वो नहीं होना चाहिए। और अगर लॉकडाउन वापस से लगता है और स्पेशली तब जबकि आपको लग रहा है कि ये चीजें सुधरने वाली है, खत्म होने वाली है, उस वक्त का उनका एक्शन थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि जब पता है कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन आपका बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ठीक है बाजारों का रिएक्शन लिमिटेड है, थोड़ा बहुत है, और बाजारों को लाइफ टाइम हाई के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के लिए, करेक्शन के लिए एक छोटे मोटे किसी ट्रिगर की जरूरत होती है। वो ट्रिगर आपको मिल गया दीप, वो अपनी जगह है। लेकिन बड़े गिरावट के, बड़ी नुकसान की आशंका और आसार अब भी नहीं है बाजार में, ये साफ नजर आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि दो चीजों को एक साथ देखना चाहिए। एक, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और सबको मिलने की संभावना बाजारों को ज्यादा गिरने नहीं देगी, और दूसरी चीज कि जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ने के खतरे और संकेत आते दिख रहे हैं वो बाजार को भागने नहीं देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में इस बात की पूरी संभावना है कि आप बाजारों को रेंज में ट्रेड करता देखें। ये तो बात हुई वैक्सीन की। एक और बड़ा ट्रिगर है बाजार के लिए, जो अमेरिका से जो बाइडेन साहब फाइनली राष्ट्रपति बन रहे हैं, एक और बाधा उन्होंने पार की है। फाइनल बाधा जो सुबह बग्गा साहब कह रहे थे कि वो 6 जनवरी के आसपास होगी, जब उपराष्ट्रपति इस चीज का अनाउंस करेंगे कि ये जो वोट मिले सारे लीगल है। अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज क्लियर कट है कि अमेरिका में अब यहाँ ये सारी चीजें जो क्लियर हो चुकी है, अब धीमे धीमे इसमें कोई किसी को संदेह नहीं रहा है कि जो बाइडेन साहब बनेंगे ही। लेकिन अब बड़ा ट्रिगर पैकेज का है।
पैकेज मिलने की उम्मीद बाजारों को गिरने नहीं देगी, और पैकेज की साइज और कितना जल्दी आने का अभी तक अनिश्चितता ये बाजारों को तेजी से बढ़ने नहीं देगी। तो आपके लिए दोनों ही ट्रिगर, चाहे वो कोरोना को लेकर हो चाहे स्टिमुलस पैकेज को लेकर हो, दोनों ही आपके लिए इस तरह के ट्रिगर्स हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि बाजार इन लेवल्स पर थोड़ा सा वक्त बिताएंगे, कंसोलिडेट करेंगे और उसके बाद चलेंगे। और आप देखिए पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से अमेरिकी बाजारों में कमोबेश यही ट्रेंड दिख रहा है। और उस ट्रेंड के लिहाज से आप देखें दीप, तो एक बढ़िया इंटरेस्टिंग ट्रेंड फिर से 1-2 दिन में बनता हुआ नजर आया। वो ये है कि देखिए डाउ सुस्त है, नैस्डैक थोड़ा चुस्त है। इसका मतलब क्लियर कट है, अगर आपको लॉकडाउन फिर से आने के संकेत आएंगे तो नैस्डैक के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो स्टार परफॉर्मर रहे हैं 2020 के, जिन्होंने मार्च के लोज से रिकवरी को लीड किया है, वहां पर फिर से इंटरेस्ट और एक्शन आता दिखेगा। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स पीछे जाएंगे। जैसे स्टिमुलस आया, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स, पुराने स्टॉक्स, डाउ के स्टॉक्स फिर से भागेंगे और नैस्डैक के स्टॉक्स थोड़े से ठंडे होते हुए दिखेंगे। तो आपके लिए मौके हैं बाजार में। अब आपको सही वक्त पर एंट्री और एग्जिट करनी है जब बाजार दोनों ही तरफ के मौके दे रहा है, और सही तरह के स्टॉक्स में एंट्री करनी है। कोरोना का डर है, टेक्नोलॉजी शेयर, कोरोना से डर खत्म, आइए ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में। बहुत क्लियर कट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप खुद ये ट्रेड आराम से समझ पाएंगे और ले पाएंगे। ये पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में नजर आ रहा है दीप इस वक्त। बिल्कुल अनिल जी, और आपने ये जो लॉकडाउन ट्रेड के बारे में समझाया सर, क्या ये सिर्फ यूएस या फिर यूएस यूरोप के लिए ही लागू रहेगा या फिर ग्लोबली भी हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे? क्योंकि भारत में जब लॉकडाउन से उभरे थे तो हमारा ट्रेड डिफेंसिव्स की तरफ ज्यादा था, फार्मा, एफएमसीजी, कुछ आईटी शेयर्स ने लीड ली थी। क्या भारत में भी ऐसा रोटेशन होते दिखेगा, या फिर कोरोना की चिंता हमारे पास कम है तो शायद इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा? हमारे तो कोरोना की चिंता कम है, इसमें कोई डाउट ही नहीं दीप के। और अभी मतलब जो थोड़ा शुरुआत में डर दिल्ली को लेकर लग रहा था कि भाई दिल्ली में हालत बड़ी खराब है, ये सब है, वो भी काफी हद तक काबू में आ गई। और मुंबई दूसरी बड़ी सिटी जो शुरुआती जब कोरोना फैला था तो बड़ा डर यहाँ था, मुंबई और महाराष्ट्र में, यहाँ पर भी सिचुएशन कंट्रोल में। तो हमारे लिए यहाँ तो इतना बड़ा डर है नहीं। और दूसरी बात यह कि हमारे पास वैसे स्टॉक्स हैं भी नहीं। देखो वो भी तो चीज है ना, आप खरीदना भी चाहो कि भाई चलो लॉकडाउन दुनिया भर में लग रहा है तो वहां किसको फायदा होगा? तो पहली बात तो ये कि बाहर लॉकडाउन लगे उससे हमारे यहाँ के स्टॉक्स को तो फायदा होना नहीं है, करेक्ट। और दूसरा ये कि पहले हमारे यहाँ लगने के आसार है भी नहीं। तीसरा ये कि हमारे यहाँ लग भी गए तो स्टॉक्स कहाँ है आपके पास, जो कि आप गूगल और नेटफ्लिक्स जैसे स्टॉक्स तो आपके पास है नहीं। तो इसलिए हमारे यहाँ ये ट्रेड नहीं होगा। हमारे यहाँ तो ट्रेड बिल्कुल वही होगा, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स वाले जो चलना है वही शेयर चलेंगे। तो हमारे यहाँ इन सब के बीच में आईटी शेयर बहुत मजबूत हो जाए इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। तो हमारे यहाँ का ट्रेड बिल्कुल क्लियर कट है, हमारे जो लीडर्स हैं वही चलेंगे, चाहे फिर उसमें रोटेशन होता रहे, कभी बैंक्स, कभी आईटी, कभी ऑयल एंड गैस, कभी पीएसयू, कभी ऑटो, ये बीच बीच में रोटेशन चलता रहेगा, कभी सीमेंट। लेकिन एग्जैक्टली जो ट्रेड नैस्डैक और डाउ का है वो बाहर के लिए है, क्योंकि वहां पर एकदम क्लियर कट डिस्टिंक्शन है और वहां पर लॉकडाउन के खतरे भी दिख रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ न तो खतरा है न हमारे यहाँ इस तरह के स्टॉक्स हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तो जो चल रहा है वहीं पर फोकस करें। और वहीं पर फोकस करने में दीप एक और चीज है, अभी भी देखिए जब तक कि निफ्टी निर्णायक तौर पर कोई अहम लेवल को नहीं तोड़कर बंद होता है तब तक कैश मार्केट के स्टॉक्स में शिफ्ट होता दिखेगा इंटरेस्ट। क्योंकि देखिए अगर इंडेक्स थोड़ा ठंडा होता है तो ब्रॉडर मार्केट और ज्यादा तेजी दिखाने के मूड में आते हैं, और वही आपको होता हुआ दिखेगा भी। बिल्कुल, तो अब एक्शन भारतीय बाजारों में भरपूर है, रिकॉर्ड हाई आते हुए दिख रहे हैं और कुछ बेहतरीन स्टॉक कॉल्स आ रही हैं, स्पेशली कैश मार्केट्स की, जहां पर आपको रखनी है नजर। तो फिर चलिए आज के एक्शन के बारे में बात करते हैं। थोड़ी देर में जो आज की नई आईपीओ है उस पर भी अनिल जी से चर्चा करेंगे, उनका व्यू जानेंगे। पर सर आज का एक्शन समझाएं, फिर संकेत कैसे दिख रहे हैं? संकेत आप दीप देखिए, ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं, न बड़े पॉजिटिव। क्योंकि देखिए कल 200 पॉइंट ऊपर थे जब 3:30 बजे हमने बाजार बंद किया, उसके मुकाबले में 200 पॉइंट नीचे बंद हो रहे हैं डाउ पर। तो नेचुरली आपको 400 पॉइंट का झटका लगा है। अब 400 में से 50 पॉइंट निकाल दो तो भी 350 पॉइंट तो आप 3:30 बजे के मुकाबले में आज थोड़े ढीले हैं। तो पहली चीज तो ये, इसलिए ग्लोबल संकेत आपके न्यूट्रल हैं। एफआईज के संकेत पॉजिटिव, घरेलू फंड नेगेटिव, वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव से न्यूट्रल कर दिए। कल हमने पॉजिटिव रखे थे, कल देखिए आप ग्लोबल एफएनओ संकेत पॉजिटिव होते ही बाजार ने लाइफ टाइम हाई पर आपको बंद भी दिया, क्लोजिंग भी दी। आज न्यूट्रल है। सेंटीमेंट ट्रेंड में तो कोई बदलाव है नहीं।
13,450 13,475 दिन के लिए सपोर्ट जोन है आज। इस 13,450 13,500 भी मान सकते हैं, लेकिन 13,450 13,475 ज्यादा सही रेंज है। ये सपोर्ट जोन है, शुरुआत इसके ऊपर या इसके आसपास हो सकती है, 13,500 तक हो सकती है। उसके बाद नीचे 13,350 13,400 बड़ा मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में गलती से बाजार आ जाए तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 13,600 13,650 हाई रेंज है, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 30,500 30,600 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन, छोटा वाला है। 30,500 30,600 इस रेंज में शायद ओपन होंगे, और 30,500 जब तक होल्ड कर रहे हैं तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको कमजोरी दीप गिननी है 30,500 के नीचे से ही बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी पर आपको जो कमजोरी गिननी है 13,475 के नीचे से। जब तक 13,475 के ऊपर है तब तक आप बहुत कमजोर नहीं है। 50-75 पॉइंट गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे रनिंग करेक्शन मानिए। वहीं से आपको 1 पॉइंट गिरना है कमजोरी का, ये ध्यान में रखिए। तो आपको कमजोरी कब फील करनी ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि 13,500 खुल गया तो आप सोचने लगा अरे यार खराब हो गए, ऐसा नहीं। लेवल से गिनेगा, और फिर भी मैं आपको राउंड फिगर में लेवल दे दूं, 13,500 के नीचे आप कमजोर होना शुरू होंगे, 30,500 के नीचे बैंक निफ्टी पर कमजोर होना शुरू होंगे। तो 250 पॉइंट का क्वेश्चन आपके पास बैंक निफ्टी में, 50 पॉइंट का क्वेश्चन आपके पास निफ्टी में, और क्या चाहिए। तो अगर आप 13,475 हो जाए तो ये मानिए 25 पॉइंट ही कमजोर है, 75 नहीं। बस इतना ध्यान रख लीजिए, इतना कर लेंगे तो अपने आप आपका मूड माहौल ठीक रहेगा। नीचे उसके नीचे जाएंगे नहीं, अगर गए तो 30,200 30,325 रॉक बॉटम लेवल है खरीदारी करने के लिए आज से, शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आज से। बैंक निफ्टी 30,750 30,850 ये हाई रेंज है, जिसके आसपास कल बंद हुए हैं 30,750, और कल का हाई 30,850 है। ये बैंक निफ्टी रुक रुक के चल रहा है, भाग नहीं पा रहा है एक्चुअली। उसकी वजह यह कि डेटा भी कम है। सरप्राइजिंगली बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट लोगों का थोड़ा सा इस वक्त कम होता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए तेजी और मंदी की तरफ से बड़े मूव नहीं आ रहे हैं। तो 30,750 30,850 छोटी रेंज है, 31,000 से 31,200 ऊपर का प्रॉफिट बुकिंग रेंज बैंक निफ्टी के लिए। छोटी रेंज ये होगी आपकी बैंक निफ्टी की प्रॉफिट बुकिंग रेंज, और ये पूरा दोनों ही लेवल ऊपर के भी। जी दीप। बिल्कुल, तो ये आपके लिए दिन की रेंजेस जो बड़ी रेंजेस निकल कर आ रही हैं वहां पर आपको रखनी है नजर। दिन के हिसाब से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है सर? देखिए, 13,475 13,550 ये दिन की छोटी रेंज। 13,450 13,600 ज्यादा संभावना है कि आप इसी रेंज से काम चला लें। बड़ी रेंज के लिहाज से 13,400 13,650 का एक लेवल आप मानकर चलिए। ये 3 रेंज आपकी होगी आज निफ्टी के लिहाज से, ठीक है ना। 13,400 के नीचे पिछले 3 दिनों से गए नहीं है, मुझे नहीं लगता कि 13,400 टूटना चाहिए। 13,400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एफएनओ के डेटा के लिहाज से भी 13,400 13,600 ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की रेंज है। तो 13,400 13,600 एक मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर आपके लिए आता हुआ दिख रहा है रेंज के लिहाज से, ठीक है। बैंक निफ्टी 30,500 30,850 दिन की छोटी रेंज, 30,325 30,950 दिन की मीडियम रेंज, और 30,200 से 31,050 दिन की बड़ी रेंज मानकर चलें। ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर आपके लिए रेंज होगी। एफआई ने अपनी पोजीशन थोड़ी सी कम की है, और वो कम करके 72% पे आए, 77% से 72%। जब एफआई के डेटा हम डिस्कस करें तो याद दिला रहे हैं, इस पर मुझे थोड़ी बात करनी है। पीसीआर 147 152 थोड़ा सा कम हुआ है, कंफर्टेबल है। विक्स हल्का सा बढ़ा है, थोड़ी सी मतलब चिंता की बात नहीं, लेकिन हल्का सा बढ़ा है। ये सारे लेवल्स आपके लिए, और ये सारे डेटा दीप। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ संकेत, और पीसीआर और एफआईएस की पोजीशनिंग भी थोड़ी घट कर आई है, तो वहां से भी नजर रखिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो फिर क्या करें सर? एग्जिस्टिंग पोजीशन में दीप दिन के लिए आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो एक काम करिए कि कल का लो है 13,472, लगभग वहीं पर आप स्टॉप लॉस रख लें। 13,475 मैंने राउंड फिगर में दिया, वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और क्लोजिंग बेसिस पर 13,400 का, अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है, 150 पॉइंट की रिस्क आप देख सकते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस 13,400 का ही होना चाहिए कायदे से। एकदम जो प्रॉपर स्टॉप लॉस जो है ना, वो 13,400 ही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको उतनी रिस्क रखनी नहीं है, 150 पॉइंट अगर नहीं रखनी है, तो फिर आप 13,472 कल का लो टूटे तो फिर आप अपने दिन में निकल जाए। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर अभी भी आपको 13,400 ही रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर कम रिस्क लेने वाले हैं 13,475 क्लोजिंग भी, इंट्राडे भी। ज्यादा रिस्क ले सकते हैं 13,400 सही परफेक्ट स्टॉप लॉस, पॉइंट नंबर 1।
बैंक निफ्टी इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस 30,500 है। वैसे क्लोजिंग के लिए आप स्टॉप लॉस मुझे बोलोगे और एकदम परफेक्ट से स्टॉप लॉस जो आप चाहते हो कभी ट्रिगर ना हो, वो 30,200 है। लेकिन 30,200 30,750 में फर्क बड़ा है। आप इतना दूर नहीं रखेंगे, मैं भी जानता हूं, 550। तो अब आपकी अगर रिस्क लेने की इच्छा कम है और वो होनी भी चाहिए, तो 30,500 स्टॉप लॉस रखिए बैंक निफ्टी पे, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। तो 30,500 का स्टॉप लॉस आपको रखना है दोनों ही लिहाज से। अगर आप कम रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो 30,200 रखिए। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया बैंक निफ्टी पर नीचे की तरफ। और शॉर्ट पोजीशन अगर है 13,600, कल भी यही स्टॉप लॉस दिया था, एग्जैक्टली वहीं से घुमा, 13,597 से ट्रिगर नहीं हुआ, आज भी वही रखिए, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। और 30,850, कल 30,825 दिया था, एक बार टच एंड गो में हो सकता है कि इंट्राडे वालों का ट्रिगर हो गया हो, क्लोजिंग वालों का तो नहीं हुआ होगा। अगर आपको कम रिस्क वाला स्टॉप लॉस रखना है 30,850 रखिए, ज्यादा रिस्क वाला स्टॉप लॉस रखना है तो 31,000, 250 पॉइंट ऊपर का 31,000 सेफ स्टॉप लॉस है जो ट्रिगर नहीं होगा। अगर आपको सेफ स्टॉप लॉस चाहिए, ट्रिगर ना हो और आप दिन के दौरान अपना मार्क टू मार्केट प्रॉफिट या लॉस बड़ा देख सकते हैं, तो फिर आप बड़ा स्टॉप लॉस रखिए, वो 31,000 होगा। और नहीं, मुझे टेंशन आ जाती भाई कि थोड़ा भी अगर 200-250 पॉइंट और बढ़ जाए बैंक निफ्टी, तो फिर आप 30,850 का रखिए अपनी रिस्क के हिसाब से। जी दीप। ओके तो ये है आपके लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस, अपने रिस्क के हिसाब से थोड़ा स्टॉप लॉस आप एडजस्ट कर सकते हैं। नई पोजीशन सर क्या सलाह दे रहे हैं? नई पोजीशन में दीप निफ्टी खरीदिए 13,450 13,500 की रेंज में खरीद सकते हैं। बहुत अगर आप पैसिव ट्रेडर हैं कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो 13,400 का इंतजार करें, आए तो ठीक, नहीं आए तो आपका क्या ले गया। लेकिन मेरे हिसाब से 13,450 13,500 अच्छी रेंज है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 13,400 का स्टॉप लॉस रखिए, 525 550 600 650 ये टारगेट होने चाहिए आपके लिए ऊपर के। ठीक है, अब बेचना है बैंक निफ्टी, माफ कीजिएगा निफ्टी 13,600 13,650 की रेंज में आप निफ्टी बेचिए और वो होगा 13,700 के स्टॉप लॉस के साथ। 13,550 13,525 13,500 और 13,475 हर 25-25 पॉइंट पर सपोर्ट है, उस लिहाज से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं नीचे की तरफ के। तो ये है आपके लिए खरीदने और बेचने की निफ्टी की राय। अब आइए बैंक निफ्टी। देखो आइडियल सिचुएशन तो ये कि आपको 30,200 और 30,325 रुपए 30,325 की रेंज में मिल जाए बैंक निफ्टी खरीदने के लिए, वो तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन बहुत दूर है और शायद आए नहीं। लेकिन अगर उस रेंज में आए तो आप खरीदिए 30,000 के स्टॉप लॉस के साथ। 30,425 500 600 और 700 ये टारगेट आपके ऊपर के हो गए। लेकिन जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो हो सकती है उसकी बात करें तो फिर आपके लिए खरीदने का लेवल है 30,500 30,600। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 30,500 के आसपास खरीद सकते हैं। 30,500 30,600 की रेंज ठीक है आपके लिए खरीदने के लिए। स्टिक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 30,400 का, लगाइए ही। अगर आप 30,500 तक खरीद रहे हैं तो बिना स्टॉप लॉस में खरीद रहे हैं, वो होना चाहिए 30,400 का। 30,700 750 825 और 30,950 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी चाहिए खरीदारी। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ये मान के चलें कि 31,000 आसानी से पार नहीं होगा, स्पेशली इस तरह के संकेतों में। तो आप क्या कर सकते हैं, 30,825 30,950 की रेंज में इसको 30,950 कर दें। बेचने की जो रेंज है उसका हायर एंड 30,950, 30,825 30,950 की रेंज में इससे शॉर्ट करिए। 31,050 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 30,750 625 525 और बहुत हो गया तो 30,375, नहीं तो 30,525 तक आप अपनी शॉर्ट्स को काट के खत्म करिए। तो ये आपके लिए परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए बैंक निफ्टी पे। जो लोग थोड़े पैसिव है, जिनको मतलब बैंक निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना, वो फिर इंतजार करें 31,200 300 की रेंज का। बाकी एग्रेसिव ट्रेडर कर लीजिए, यहीं पर एक चांस ले लीजिए। 31,000 बार बार है ना पार करने में पसीना आ रहा है। ऐसा भी नहीं कि बहुत खराब है, हर रोज थोड़ा 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 25-50 पॉइंट ऊपर बन देने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, ऊपर आने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन जो पार करके भागना है, और 31,000 पे क्यों नहीं भागने के चांस, और क्यों मैं 31,000 के नजदीक आपको शॉर्ट करने की राय दे रहा हूं, ये भी मैं एफएनओ डेटा में आपको बता दूंगा। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कुछ नई पोजीशंस बनाने के लिए लेवल्स, और एग्जिस्टिंग पोजीशंस हो तो क्या करना चाहिए। अच्छा सर, बैन में तो 2 स्टॉक्स थे, वही बने हुए, कोई बदलाव नहीं है, पीएनबी कैनरा बैंक। पर जो आप बता रहे थे फंड डेटा कुछ इंटरेस्टिंग संकेत दे रहे हैं, वो क्या है सर? 2-3 चीजें हैं दीप। देखिए, पहला तो ये कि कैश मार्केट में दमदार खरीदारी चल रही, कहीं कोई समस्या है नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2,200 करोड़ के से ज्यादा की खरीदारी कर ली है उन्होंने, और 1,700 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है घरेलू फंड ने। ठीक है, एफएनओ के डेटा थोड़े इंटरेस्टिंग है।
कल मजबूत था बाजार, लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है, उसके बावजूद 800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने बेचे हैं। और मजेदार ये कि इंडेक्स फ्यूचर्स जो बेचे हैं दीप, उसमें इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन बनाई है एफआईज ने, बड़े दिनों बाद इंडेक्स में शॉर्ट बनाई है। थोड़ी तेजी की पोजीशन कम भी की है, लेकिन शॉर्ट ज्यादा बनाई है। एक शेयर अगर उन्होंने तेजी की पोजीशन कम किया तो 3 शेयर सामने शॉर्ट किए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो एफआईज की तरफ से थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बनी है कल इंडेक्स में। और यही एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपको दिखा रहा हूं, 77% से एफआईज की जो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है वो घटकर 72%, यानी 5% एफआईज की तेजी की पोजीशन कल कम हुई है। ये थोड़ा डेटा समझने वाला है कि इतने मजबूत बाजार में, और बाजार एकदम लाइफ टाइम हाई पर आराम से बंद हुआ, उसके बावजूद एफआईज ने थोड़ी शॉर्ट बनाई है और थोड़ी अपनी तेजी की पोजीशन कम की है। इसका मतलब ये संकेत ये कह रहा है ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करिए, वापस नीचे मौका मिलेगा आपको। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा जो मैं आपको बताना चाहता था एफआईज के लिहाज से। बाकी घरेलू फंड की वही सेम बिकवाली चल रही है, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। और इस साल का डेटा भी अभी तक का तो मजबूत है, 1 लाख करोड़ के पार का एफआईज का नेट इन्वेस्टमेंट आ ही चुका है पूरे साल भर में। आमतौर पर मुश्किल से 3 या 4 साल अब तक इतिहास में ऐसे रहे हैं जहां आपको हर साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा का विदेशी निवेश आता दिखे एफआईज की तरफ से। पिछला साल था 2019 और इस बार 2020, दोनों ही साल में 1-1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा एफआईज की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। अब आइए एफएनओ डेटा मैं आपको बता दूं। तो पहला डेटा तो मैं आपको बता ही चुका हूं, 72% वाला। अब कल बैंक निफ्टी में प्रीमियम 14 पॉइंट से बढ़कर थोड़ी सी 42 पॉइंट आई है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। लेकिन जो निफ्टी के लिए सबसे अहमियत वाला मेक और ब्रेक लेवल में मैं कह रहा था कि आप 13,500 के नीचे से गिनना शुरू कीजिए कि आप कमजोर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 13,500 के पुट पर 25 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 22 लाख शेयर हैं, लगभग बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है। तो वहां से नीचे शुरू होने पर ही आपको कमजोरी का दिन के दौरान हल्का सा पहला संकेत आएगा। 13,600 ऊपर रुकावट का लेवल है, पार करना थोड़ा मुश्किल है आज के लिए। वजह यह कि 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, और वो हाईएस्ट भी है। और कल एक ही स्ट्राइक प्राइस पर अगर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहीं बना है तो 13,600 के कॉल ऑप्शन पर 8 लाख शेयरों का। तो मेरे लिए ऊपर 13,600 रुकावट, 13,500 निर्णायक लेवल, 13,400 मजबूत सपोर्ट। 200 पॉइंट की रेंज को बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। अब जब तक इस 200 पॉइंट की रेंज में किसी एक तरफ बड़ा मुंह न दे, तब तक आप ये मान के चलिए कि आपको रेंज बाउंड ट्रेड में दोनों तरफ के मौके ढूंढने हैं। क्लियर कट, ये आपके लिए डेटा है निफ्टी के। अब आइए बैंक निफ्टी के डेटा। बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 30,500, जो टूटना नहीं चाहिए। और उसकी वजह दीप ये बता दूं कि 30,500 के पुट पर 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, और कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 31,000 का है। तो छोटी रेंज बैंक निफ्टी की जो हो गई वो 30,500 से 31,000 हो गई। मुझे लगता है आज इसी रेंज में बैंक निफ्टी वक्त बिता देगा, न 30,500 तोड़ेगा न 31,000 तोड़ेगा। दोनों ही तरफ इसी रेंज में कामकाज हो जाना चाहिए। और 30,500 के कॉल पर भी 7 लाख शेयर है, तो जैसे आप 30,500 के नजदीक पहुंचेंगे, जिन लोगों ने कॉल बेचे हैं वो भी अपनी पोजीशन काटने की कोशिश तो करेंगे ही। तो ये 500 पॉइंट की रेंज है। रेंज बैंक निफ्टी पे बहुत छोटी होती दिख रही है, ये इंटरेस्टिंग है। तो इन डेटा पर आपको फोकस करना है। जी जी बिल्कुल, तो रेंज थोड़ी छोटी होती हुई दिख रही है, पर इंटरेस्टिंग सेटअप है आज के ट्रेड के लिए। नजर रखते हैं किस तरह के लेवल्स पर बाजार ट्रेड करेगा। चलिए सर, फिर आज की जो दूसरी बड़ी खबर है उसके बारे में बताएं। मिसेस बेक्टर्स आईपीओ खुल रहा है, कैसे देखें सर? बर्गर किंग की तो शानदार सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग और बढ़िया गेन्स रहे, इस आईपीओ पर आपकी क्या सलाह है सर? दीप, ये तो पता नहीं कि आजकल जो आईपीओ आ रहे हैं वो हेल्थ के लिए कितने अच्छे हैं लोगों के, लेकिन वेल्थ के लिए तो अच्छे हैं। कम से कम ये समझ में आ रहा है बर्गर किंग में आपकी वेल्थ बनी, जिनको लगा उनकी। बाकी तो देखिए नसीब वाली बात है, किसको उसमें मिला है अलॉटमेंट, किसको नहीं। लेकिन बनाते तो बर्गर ही हैं। सेम बिस्किट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने वाले ये मिसेस बेक्टर फूड का आईपीओ भी आज खुल रहा है। ये भी इसी तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छी ब्रांड है, एक इनका अपना एक अच्छा मार्केट है। कुछ चीजें जो मुझे इस कंपनी के बारे में जो अच्छी लगी वो ये है कि एक तो ये चीज क्लियर कट है कि भाई इसके वैल्यूशंस रीजनेबल हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत महंगा है। अगर आप दूसरी कंपनियों को इसी स्पेस की लिस्टेड कंपनियों के साथ इसे कंपेयर करें, खाने पीने की चीज़ों वाले प्रताप स्नैक्स वगैरह हुई, नेस्ले ब्रिटानिया वगैरह, खैर नेस्ले ब्रिटानिया तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं इसके मुकाबले में, निफ्टी की कंपनियां हैं, तो वैल्यूशंस रीजनेबल है। बहुत सस्ता नहीं है तो बहुत महंगा भी नहीं है। पहली चीज ये तो इस मार्केट में रीजनेबल वैल्यूशन भी ठीक है। थोड़ा सा गैप है जो लिस्टिंग पर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसलिए लिस्टिंग पर थोड़ी मुनाफे की गुंजाइश इन्होंने छोड़ी है।
एंकर बुक अच्छी बनकर आई है, कुछ अच्छे नाम, अच्छे फंड्स हैं जो बढ़िया क्वालिटी आईपीओ में निवेश करने के लिए जाने जाते हैं, वो आपको थोड़ा कंफर्ट देते हैं। 25 साल का बड़ा इंटरेस्टिंग और मजबूत बैकग्राउंड है प्रमोटर्स का इस कारोबार का, जो इनके लिए बड़े फायदे की बात है। तो 3 अच्छी चीज दिखे, खाली एक ही चीज को लेकर मैं थोड़ा सा परेशान हूं, और वो है कि ग्रोथ पिछले 3 साल में 18, 19, 20 में उतनी नहीं है जो होनी चाहिए। मुश्किल से थोड़ी सी ग्रोथ आई है, हार्डली 5-6% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ है। थोड़ी ग्रोथ और बेहतर हो तो बढ़िया, आई डोंट नो, अब आईपीओ के बाद हो सकती है, या फिर मार्केट बड़ा कॉम्पिटिटिव है। हालांकि 2020 का साल इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं जनरली जब आईपीओ आता है ना, तो मैं उस साल के डेटा और उस साल की परफॉर्मेंस को ज्यादा वो भाव नहीं देता, ज्यादा उसको वेटेज नहीं देता, क्योंकि आपको पता है ना कि शादी के दिन दूल्हा हो या दुल्हन, दोनों एकदम सज धज कर तैयार रहते हैं, उसी दिन, इसीलिए उसको राजा कहा जाता है भाई, कि उसी दिन जितना खूबसूरत दिखता है उतना कभी नहीं दिखेगा। दुल्हन का भी वही हाल है। वैसे ही आईपीओ के वक्त कंपनियां जब आती है तो पूरी सज धज कर आती है, अपनी बैलेंस शीट को चमका कर, ग्रोथ को जितना जो बढ़िया से बढ़िया डेटा प्रेजेंट कर सकें वैसी आती। तो एक आध साल की परफॉर्मेंस को थोड़ा आपको ना डिस्काउंट करके देखना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी कंपनी के लिए, तो उसको छोड़ दो। तो बाकी इस साल के डेटा तो मजबूत है, लेकिन मैं पिछले 3 साल के डेटा देख रहा हूं तो थोड़ी ग्रोथ सुस्त है। उम्मीद करते हैं कि अब वापस कोविड खत्म होने के बाद, हालांकि कोविड पीरियड में इनकी ग्रोथ आई है, तो फिर से ग्रोथ आ सकती है। तो अब करना क्या है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, सिर्फ लिस्टिंग पर पैसा कमाने के लिए आज से पैसा लगाते हैं, आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लगाने की वजह क्या है, पहली चीज, लिस्टिंग नीचे नहीं होगी, ये कंफर्ट है, तो आपको कम से कम अपना कैपिटल प्रोटेक्शन मिल गया। दूसरी चीज, रीजनेबल रिटर्न मिल जाएगा। अब रीजनेबल रिटर्न की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। मेरे ख्याल से अगर लिस्टिंग पर 25-30% से ज्यादा रिटर्न मिलता है तो बहुत बढ़िया रिटर्न है, कोई दिक्कत नहीं, और उतना मिल जाना चाहिए आराम से, दिक्कत की बात नहीं। हो सकता है ज्यादा भी मिले, ज्यादा मिले तो बहुत बढ़िया, ना मिले तो आप 25-30% की भी उम्मीद रखकर चलें तो कोई गलत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न आपको लिस्टिंग पर मिल सकता है, और लिस्टिंग पर रिटर्न कमाने के लिए आज से पैसा लगा लीजिए। ये तो बात होगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की, जिन्हें लिस्टिंग पर 1-2 दिनों में बेच के निकलना है, ठीक है। अब आइए दूसरे इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म वाले हैं। लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स को भी लगाना चाहिए मेरे हिसाब से 2 वजह से। पहला, इश्यू प्राइस के नीचे जाने के चांस नहीं के बराबर है स्टॉक के लिए, वैल्यूएशन गैप थोड़ा सा छोड़ा है, तो उस लिहाज से आपके लिए कुशन तो बन जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड है कि भाई उससे नीचे जाने के, और लिस्टिंग अगर ऊपर हो गई तो फिर आपका काम खत्म। तो ऐसे में आपको लिस्टिंग पर के साथ साथ कुशन मिल जाएगा, और इस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा लगा सकते हैं। तो दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, दोनों ही पैसा लगा सकते हैं इस आईपीओ में। जी। चलिए, तो ये क्लियर है कि आईपीओ में आप पैसा लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए आप सर्च कर रहे हो, इस आईपीओ पर नजर रखें। आज से खुल रही है आईपीओ, 17 तारीख तक खुली रहेगी। मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ेगी आज दोपहर में, उनसे भी थोड़ी डिटेल्स जानेंगे, तो वहां पर भी आप नजर रख सकते हैं। पर आइए आपको बता देते हैं आज और कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर, कौन से स्टॉक्स खबरों में रहेंगे, और साथ ही ब्रोकरेज का फोकस किधर है। कुशल वरुण साथ ही मानसी हमारे साथ तैयार है। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले यूएस फेड की जो है आज से 2 दिवसीय बैठक होगी ब्याज दरों पर, तो वहां पर फोकस रहेगा कि किस तरह से जो है ये निर्णय इस पर लिया जाता है ब्याज दरों पर। साथ ही मजेस्को की डिविडेंड को लेकर आज बोर्ड बैठक है, जिसकी रिकॉर्ड डेट जो है वो 25 दिसंबर तय की गई है। साथ साथ टाटा वर्सेस मिस्त्री, इसका जो केस है ये आज भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई जारी रहेगी, तो फाइनली हो सकता है कि आज ये डिसीजन निकलकर आता हुआ दिखे। साथ ही बीपीसीएल की जो बोलियां लगाई गई हैं उसका जो है आज इवैल्यूएशन है, और जिसमें वेदांता, अपोलो ग्लोबल, आई स्क्वायर कैपिटल और थिंक गैस जो है वो रेस में शामिल है। तो देखना होगा कि फाइनली ये जो बिड है ये कौन जीतता हुआ नजर आता है। पीएमसी बैंक, इसको लेकर भी खबर है कि यहां पर जो रिवाइवल के लिए जो भी बोलियां आनी है वो बोलियां लगाने का आज आखिरी दिन है। इसके अलावा एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो एयरलाइंस के साथ आज बैठक करेंगे, और ऐसा हो सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स है उस पर जो है ये चर्चा संभव है, और वो ऑपरेशन अगर खुलते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी जो है बहुत जल्द भरी जाएंगी। इनफैक्ट यहां पर फाइनेंशियल सेक्टर्स और कैपिटल मार्केट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी अब वित्त मंत्री के साथ आज बैठक करेंगे। ये एक प्री बजट मीटिंग का पार्ट होगा, तो देखना होगा कि वहां से जो है किस तरह के रुझान बनते हैं कैपिटल मार्केट्स और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। और अंत में एपीएल अपोलो, इनकी जो है आज स्टॉक स्प्लिट है, इसकी आज एक्स डेट है। इनफैक्ट जो रेशियो है वो 10:2 का है, तो यहां पर भी आपको नजर रखनी
रखनी होगी कि स्टॉक स्प्लिट के बाद जो स्टॉक प्राइस आपको दिखेगा वो एडजस्टेड मिलेगा आपको। बोरोसिल रिन्यूएबल्स यहां पर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी ने QIP लॉन्च किया है और यहां पर जो QIP लॉन्च किया गया है फ्लोर प्राइस जो है 133 रुपए 20 पैसे पर तय किया गया है, जो कि मौजूदा भाव से 15% डिस्काउंट पर है। और 17 दिसंबर को बोर्ड मीटिंग भी है। यहां पर प्रमोटर जो है वो प्रेफरेंशियल शेयर प्रमोटर को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर भी विचार किया जाएगा और QIP का जो प्राइस है वो भी तय किया जाएगा। इनफैक्ट जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको बताई है और यहां पर HCC को लेकर काफी पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है क्योंकि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जो NHAI है उनसे 7 से 8 हजार करोड़ रुपए के जो आर्बिट्रेशन क्लेम है वो इनको मिलते हुए नजर आ सकते हैं। अगले 6 से 8 महीनों में 2 से 3 हजार करोड़ के ऑर्डर जो हैं वो कंपनी को मिल सकते हैं और FY22 में करीब 13 से 15% की EBITDA मार्जिन जो है वो कंपनी कर सकती है। इनफैक्ट लेंडर से रीस्ट्रक्चरिंग की भी बातचीत जारी है, तो ये दूसरा बड़ा ट्रिगर है। और साथ साथ जो स्विस सब्सिडियरी है इनकी, उसमें भी हिस्सा बेचने की कंपनी की तैयारी है। तो 3 पॉजिटिव ट्रिगर्स इनके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है जिस पर हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर बताई है, जो है होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स को लेकर। इनफैक्ट इनके लिए एक बड़ा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि इनको काफी बड़े ऑर्डर्स जो है अमेरिका से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं। तो यहां पर फोकस रखिए, करीब 1 लाख इंजन सप्लाई करने का ये ऑर्डर मिला है इनको और जो नोएडा प्लांट है वहां से ये एक्सपोर्ट करने की योजना बना रहे हैं। और क्योंकि यहां पर कुछ एक चीजें ये बन रही हैं कि थाईलैंड में जो ये प्रोडक्शन होता था काफी इंजन्स का, वो उसका जो प्रोडक्शन है पार्शियल प्रोडक्शन वो इंडिया में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही एक और फाइनल एक्सक्लूसिव खबर जो हमने आपको बताई है वो है एयर इंडिया की डाइवेस्टमेंट को लेकर। तो विनिवेश को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि काफी सारे ग्रुप्स इंटरेस्टेड है इसमें, जिसमें टाटा ग्रुप, स्पाइसजेट और SR ग्रुप शामिल है। उन्होंने अपना EOI जो है वो प्रस्तुत किया है। साथ ही एयर इंडिया के एम्प्लॉइज के साथ साथ इंटरप्स इनकॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी है, उन दोनों का ज्वाइंट कंसोर्टियम, उन्होंने भी जो है इसमें जो है एयर इंडिया के विनिवेश में अपनी रुचि दिखाई है। बिल्कुल, तो ढेर सारे स्टॉक्स खबरों में हैं और कुछ बेहतरीन जी बिजनेस एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी आपके लिए। वरुण से भी जानते हैं कुछ और स्टॉक्स और कल का फंड और प्रमोटर एक्शन। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले तो NMDC लगातार स्टॉक तेजी में है और इस खबर ये है कि जो शेयर बायबैक है इस कंपनी का 17 दिसंबर को खुलेगा और 31 दिसंबर को शेयर बायबैक जो है बंद होने वाला है। 105 रुपए का बायबैक का प्राइस है। डॉक्टर रेड्डीज स्पुतनिक वैक्सीन जो है उसका तीसरा अंतिम ट्रायल पूरा हो चुका है। 91.4% प्रभावी रही है ये वैक्सीन, तो ये एक अच्छी खबर। पनीशा बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे अपने स्टेक बेचा है। 13.15% से बढ़ कम होकर ये स्टेक जो है अब 11.8% पे आ गया है। KNR कंस्ट्रक्शन 18 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है जहां पे बोनस के ऊपर फैसला किया जाना है। PNB यहाँ पे खबर ये है कि इस हफ्ते QIP के जरिए करीब 7,000 करोड़ जो है ये कंपनी जुटाने वाली है। अशोक लेलैंड ये कंपनी यूके में एक सब्सिडरी है जो कि EV के कारोबार में है। छोटी सब्सिडरी है लेकिन उसमें हिस्सा बेचने की योजना बना रही है और हिस्सा बिक्री से करीब 1500 से 2200 करोड़ के आसपास जुटाने की योजना है। स्टील कंपनीज को अपने नजर पे रखिए क्योंकि लगातार जैसे आयरन और कोल के दाम बढ़ रहे हैं उसके चलते स्टील कंपनीज लगातार दाम बढ़ा रही है और एक हफ्ते में दूसरी बार इन्होंने दाम बढ़ा दिया है। करीब 2200 रुपए प्रति टन के आसपास दाम जो है स्टील के बढ़ाए गए हैं। बल्क डील्स, कल की लिस्टिंग बर्गर किंग लिस्टिंग बेहतरीन थी लेकिन यहाँ बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से खरीदारी भी हो रही है। बसंत महेश्वरी वेल्थ एडवाइजर्स ने करीब 24,31,000 शेयर खरीदे हैं। वैलियंट मॉरिशस पार्टनर्स ऑफशोर ने करीब 25 लाख शेयर खरीदे हैं, तो यहाँ नजर रखिएगा। प्रमोटर एक्शन में V2 रिटेल, यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप कंपनी ने अतिरिक्त करीब 0.07% हिस्सा जो है वो खरीदा है। ओपन मार्केट के जरिए 1,82 करोड़ शेयर जो है उनको खरीदा है, लाख नहीं ये करोड़ है। फिलाटेक्स इंडिया, यहाँ प्रमोटर्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अब देखिए 10 से 11 दिसंबर के बीच में 6.5 लाख शेयर खरीद लिए हैं और आरती इंडस्ट्रीज में प्रमोटर्स ने बेचा है 9 दिसंबर को करीब 38,500 शेयर बेचे गए हैं। ओके, तो बेहतरीन एक्शन कुछ स्टॉक्स में आता हुआ और साथ ही प्रमोटर एक्शन और फंड एक्शन आपके लिए। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग मानसी, आज की रिपोर्ट्स के बारे में बताएं।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। सिप्ला से शुरुआत करूंगी। सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय इन्होंने दी है, 960 के लक्ष्य बता रहे हैं। कल की क्लोजिंग 787 की रही और इनका मानना है कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग इनहेलर पाइपलाइन है और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी कंपनी की काफी सक्षम है। एलएनटी पर मॉर्गन स्टैनली की राय है, ओवेट रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है। लक्ष्य जो है 1387 के यहां पर ये दे रहे हैं। खास तौर से हायर स्पीड रेल प्रोजेक्ट से FY21 ऑर्डर इनफ्लो को काफी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है और जिसके चलते खरीदारी ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी इन्होंने। इंडियन होटल्स पर HSBC की राय आई है, खरीदारी की राय 151 के टारगेट्स के लिए। कल की क्लोजिंग 128.5 की रही और यहां पर स्ट्रक्चरल चेंजेस कंपनी और कारोबार में काफी कुछ होते हुए दिखे जो कि फेवरेबल साबित हो रहे हैं इनके लिए। अंबर एंटरप्राइजेस और डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के चलते काफी मजबूत सपोर्ट कारोबार को मिलता हुआ दिख रहा है दोनों कंपनियों में और साथ ही इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, नए स्टैंडर्ड ड्यूटीज ने स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती काफी हद तक कंपनियों के कारोबार पर प्रदान की है। अंबर एंटरप्राइज पर क्रेडिट स्विस की आउट परफॉर्म की रेटिंग है, लक्ष्य जो है 3000 के दे रहे हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रख रहा है, लक्ष्य 14000 के यहां पर दे रहे हैं। और अंत में टाटा मोटर्स पर मक्वायरी की एक रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल रेटिंग दी है, लक्ष्य 174 के हैं। कल 177 यहां पर क्लोजिंग हमने देखी है। इस साल भारतीय कारोबार का प्रदर्शन अनुमान से बेहतर रहा है। घरेलू बाजार में मार्केट शेयर में बढ़त और पैसेंजर व्हीकल मार्जिन में सुधार देखने को मिला। JLR सेगमेंट की कई चुनौतियां हैं जो कि अभी बरकरार है, मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन न्यूट्रल रेटिंग 174 के टारगेट्स के साथ इन्होंने इंटैक्ट रखी है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट जिन पर रहेगा आज एक्शन भरपूर। चलिए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ। वक्त है पिक ऑफ द डे का। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सिमी जी, सब साथ हो चुके। वैसे मैंने सोचा ये था कि शुरुआत सिमी जी मैं आपके साथ करूंगा, लेकिन कुणाल जी ने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया कि अब मेरा मन है ना पहले कुणाल जी के साथ शुरुआत करने का हो रहा है। कुणाल जी, आपने अभी ट्वीट किया है कि अगर जल्दी करेक्शन नहीं आया तो लोगों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा, बराबर है? लेकिन मेरा सवाल दूसरा है इसके साथ में, अगर करेक्शन जल्दी आएगा तो लोगों का पैसे पर से भी तो विश्वास उठ जाएगा। इतना पैसा होने के बाद करेक्शन आ कैसे सकता है? तो विश्वास किस पे करना है, पैसे पर या भगवान पर? नहीं अनिल जी, इस बार देखिए करेक्शन की गाड़ी बहुत लेट हो गई है अनिल जी, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। और अनिल जी, दिन के मेरे पास 4 या 5 ऐसे संदेश आते हैं कि सर करेक्शन क्यों नहीं आ रहा है, या ये बहुत गलत रैली है, इतना तो बढ़ना ही नहीं चाहिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बाजार गलत बढ़ रहा है, स्टॉक्स बेवजह बढ़ रहे हैं। तो लोग अनिल जी करेक्शन के ना आने से इतने परेशान हैं जितना करेक्शन के आने पर भी कभी मैंने उनको परेशान नहीं देखा। तो अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है करेक्शन नहीं आया तो लोग जो है बिल्कुल त्रस्त हो जाएंगे इस बार। अच्छा, अब आप चार्ट्स को तो छोड़ दीजिए और आप एक रिसर्च कीजिए और इस रिसर्च का जो भी परिणाम हो मुझे बताइएगा। रिसर्च क्या करनी है मैं बताता हूँ। ये जो 4-5 लोग जो रोज रोज आपको फोन करें, इनकी लिस्ट बनाइए और इनकी लिस्ट बनाकर ये फॉलो करिए कि इनका चेक कब लगता है मार्केट में, ये थक हार कर कब पैसा लगाते, बस अब हो गया, अब आएगा ही नहीं, अब लगा ही डालो। तो उस दिन करेक्शन आएगा जब लास्ट चेक इनका लग जाए, और वो तब आप मुझे चुपके से बता देना, तब मैं फिर से कहूंगा नहीं लेना है, नहीं लेना है। तो अभी तक तो तब तक लेते रहना है जब तक करेक्शन का लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन सबका पैसा लग जाए, करेक्शन उसके बाद ही आता है। तो ये रिसर्च आप जरूर कर लीजिएगा चार्ट्स के अलावा। तब तक के लिए बताइए आज का आपका पिक ऑफ द डे। बिल्कुल अनिल जी, देखिए आज मेरे पास पिक ऑफ द डे नहीं है अनिल जी, आज मैं नोटा का इस्तेमाल करूंगा और उसकी वजह अनिल जी ये है कि बाजार थोड़ा नीचे खुल रहा है। मुझे लगता है अनिल जी थोड़ा देखना चाहिए, देखने के बाद फिर मैं कॉल दूंगा। तो फिलहाल मेरा नोटा स्वीकार करें अनिल जी। मुझे लग रहा है बंसल जी आपका भी फिर नोटा ही है क्या साथ साथ में? नहीं अनिल जी, देखिए एक क्लैरिफाई कर रहा हूं पहले तो अनिल जी, सुप्रभात। और अनिल जी मैंने पूरा काम करा अनिल जी, मेरा नोटा नहीं है, मैं इधर उधर अनिल जी बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं करेक्शन की वेट कर रहा हूं। और एक चीज अनिल जी ऐड करूंगा, कुणाल जी कह रहे हैं कि करेक्शन नहीं आया तो लोगों का भगवान पे से विश्वास उठ जाएगा। और अनिल जी कहीं अगर करेक्शन डीप आ गया तो पता नहीं कितने लोग अनिल जी उठ जाएंगे अनिल जी। तो करेक्शन ना आए तो ज्यादा अच्छा है। और मेरा अनिल जी पिक ऑफ द डे है CESC, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई। अनिल जी
सारे पावर स्टॉक्स चल चुके हैं, पावर कंपनीज के स्टॉक चल चुके हैं, इसका चलना बाकी है। जैसे हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो नीचे में CESC को खरीदने की राय है। 620 का स्टॉप लॉस है, 645 का टारगेट है, तो इसको खरीदने की राय है। ओके, ये है आपके लिए CESC पर खरीदारी करने की राय। 627 के आसपास हुआ है बंद, यहां पर तेजी करें। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका स्टॉक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। ये करेक्शन आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कंटिन्यू होंगे। करेक्शन आएगा तो भी अच्छे स्टॉक जिसमें क्लियर पैटर्न है वो चलेंगे। और एक स्टॉक जो कल बात तो हुई है और मुझे लगता है हमारे रडार पर आया भी था लेकिन मैंने कवर नहीं किया, वो था HPCL। मैं आज कवर करता हूं और मैं थोड़े से करेक्टिव मूव पे बाय करना चाहूंगा। SGX भी थोड़ा सा हल्का सा डाउन है, तो कल एक ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है आज एक करेक्शन आएगा और फिर सेकंड हाफ में इसमें अच्छी खासी मूव आनी चाहिए। मैं 229 का बंद है, 226 224 ये रेंज में अगर करेक्टिव मूव आती है तो ही लेना है, तो ही फाइनेंशियल्स मैच होंगे। 221 का मेरा स्टॉप लॉस है, 240 तक की मूव में देख रहा हूँ, शायद दोपहर में आए, शायद कल आ जाए। ओके, तो वागले साहब को HPCL खरीदना है। सिमी जी आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे पास मेरा जो आज का पिक ऑफ द डे है वो है साइंट। मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी करने का सलाह देना चाहिए। ये स्टॉक कल ब्रेकआउट दिया था, इनफैक्ट 52 वीक हाई कल बनाया था, 535 का क्लोजिंग था। अगर थोड़ा सा लोअर लेवल्स पर मिलता है तो इसको खरीदने का सलाह होगा। 515 का स्टॉप लॉस होगा और मेरा जो टारगेट्स है 575 से 590, हो सकता है 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में आ जाएगा। तो मेरे पास से साइन जाएगा, 515 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, ये है आपके लिए साइंट में खरीदारी करने की राय। किरण जी सुप्रभात, आपका शेयर सर। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, दीप मॉर्निंग। एक ही सॉफ्टवेयर यूज करने का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो मेरा भी पिक हिंद पेट्रो ही है। मैं और वागले जी एक ही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर ने ये बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट कल के सत्र में दिया है। मेरा मानना है कि 225 224 के लेवल्स में बाय करना चाहिए। 221 का स्टॉप लॉस, मेरे टारगेट्स 236 और 239। अच्छा, वो तो ठीक है, आपका स्टॉप लॉस और खरीदने की रेंज भी सेम है, तो फिर टारगेट अलग क्यों है? सॉफ्टवेयर सेम है तो। नहीं अनिल जी, कई मार्केट थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा स्टार्ट में वीक रहेगा और मेरा मानना है कि कंजर्वेटिव टारगेट्स देंगे, पर मेरा मानना है कि टारगेट्स में कभी बेचने की सलाह नहीं होती है। मेरा मानना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, तो स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए और जैसे अपने टारगेट्स के नजदीक आता है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं बार बार रिव्यू भी दे देता हूं कि अभी टारगेट के आसपास आ गया तो अभी ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है। तो मेरा मानना है कि वो अगर स्ट्रेटेजी पैन आउट करते हैं तो काफी बड़ा अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है। परफेक्ट। आइए, सिद्धार्थ सेडानी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग। कल हम आपको याद भी कर रहे थे, कल हमने एक एक्सक्लूसिव खबर की थी सांगी इंडस्ट्रीज पर, और मुझे याद है बड़े समय आप कभी कभी नए नए स्टॉक निकाल के लाते हैं, और वो भी छोटे वाले तो बहुत कम ही बोलते हैं, बड़े वाले ही ज्यादा बोलते हैं। आपने 34 रुपए पर सांगी रिकमेंड किया था, और कल देखिए हमारी एक्सक्लूसिव खबर के बाद बड़ी तेज दौड़ लगाता हुआ नजर भी आया। तो पहले तो आपको बधाई, सही वक्त पर सही स्टॉक आपने चुना। बताएं सर, आज के लिए कौन सा स्टॉक है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु, धन्यवाद आपने याद किया। और बिल्कुल सांगी इंडस्ट्री जो की कल वो मैंने देखी और बेहतरीन कवरेज थी, और मैं मानता हूँ ये कंपनी भी बहुत बेहतरीन है। जिस हिसाब से एक्सपेंशन है कच्छ में, मुझे लगता है कि ये कंपनी में बहुत अच्छा रेवेन्यू और ग्रोथ आ सकता है आने वाले समय में। तो हमारा टारगेट बरकरार है 42 का। रही बात आज पिक ऑफ द डे की, तो मैं एक चीज तो हमेशा से मानता हूं अनिल जी कि कोई भी मार्केट कंडीशन हो और कैसा भी लेवल हो मार्केट में, अच्छे स्टॉक तो मिल ही जाते हैं फंडामेंटली। और उसमें से एक स्टॉक पिक ऑफ द डे के हिसाब से लेके आया हूं, वो है आईटी स्पेस से HCL टेक्नोलॉजी, HCL टेक। टारगेट होगा 930 का। प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म में काम करती है ये कंपनी, और साथ ही साथ जिस हिसाब से इनके नए क्लाइंट एडिशन हो रहे हैं, ग्रोथ आ रहा है, रेवेन्यू के जो ग्रोथ है आने वाले क्वार्टर्स में, मुझे लगता है कि आईटी एक सेफ हार्बर या सेफ स्पेस रह सकता है ये मार्केट कंडीशन में। HCL टेक को खरीदना चाहिए, 930 हमारा टारगेट है।
920 के टारगेट के लिए HCL टेक्नोलॉजीज पर करी खरीदारी। देखिए सेकेंड हाफ का कल काफी एक्टिव रहा और बल्कि डेज हाई पर हमने स्टॉक को क्लोज होते हुए देखा। तो HCL टेक्नोलॉजीज ये है आपके लिए एक स्टॉक जहां पर रखनी है नजर रखिए। कई और स्टॉक्स पर खबरों के दम पर ढेर सारे स्टॉक्स आज एक्शन में होने वाले हैं, तो चलिए उन्हीं के बारे में एक बार बात कर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। वागले साहब, अशोक लेलैंड यूके की सब्सिडरी ईवी कारोबार में छोटा हिस्सा बेचने की योजना बना रही है। लगभग 1500 से 2200 करोड़ तक की ये बिक्री से रकम जुटा पाएंगे। अशोक लेलैंड कैसा दिख रहा है? थोड़ा क्वाइट हो गए थे कल ट्रेड में ऑटो स्टॉक्स, क्या आज भी वीकनेस आती हुई दिख रही है सर? दीपांशु, आप इसको करेक्शन कह सकते हैं या कंसोलिडेशन कह सकते हैं। मुझे वीकनेस कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। अभी 95 का बंद है, ये हो सकता है कि ये 91, 90 के आसपास चले जाए, बट मुझे नहीं लगता ये 87, 88 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये ब्रेक करेगा। या इसको आप 90 का भी लेके तो भी ठीक है। और सूनर देन लेटर मुझे लगता है ये 110, 115 के रेंज में जाने के लिए तैयार है। ये कुछ हफ्तों का शायद एक आध महीने का व्यू है या मे बी 1.5 महीने का व्यू है। तो पैटर्न डेफिनेटली पॉजिटिव है। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन जिसमें आपको बाय करके रुकना चाहिए। ओके, तो कंसोलिडेशन है तो थोड़ा शायद साइडवेज आपको स्टॉक होते हुए दिखे, पर वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस पर। NMDC, किरण जी जरा इस पर राय दीजिए। वैसे तो स्टॉक अच्छी तेजी में रहा है, 115, 116 के लेवल्स पर है। इनका बायबैक जो है वो 2 दिन बाद खुल रहा है और 105 रुपए पर बायबैक है इनका। तो बायबैक प्राइस ऑलरेडी करंट मार्केट प्राइस से लोअर है। पर बताएं सर, NMDC का चार्ट क्या बता रहा है आपको? देखिए, अभी तो होल्ड करना चाहिए जिनके पास है, बाय भी कर सकते हैं थोड़े डिप के आसपास, पर 109 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, होल्ड करने की सलाह है। अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस, जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस आता है, वो लगभग 123 से लेके 130 के आसपास के लेवल्स के आसपास है। तो ये बैंड एक कंजेशन जोन रहेगा, पर जिस तरीके से लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक अच्छा बेस बिल्डिंग हो चुका है, थोड़ा सा लंबा नजरिया रखना चाहिए इस स्टॉक में। मेरा मानना है कि एक बार 128, 130 लेवल्स निकल जाएगा तो एक कंप्लीट नए ट्रेंड में चला जाएगा, क्योंकि पिछले लगभग हम 2-3 साल के बाद के चैनल के बाहर निकलेंगे अगर 130 के ऊपर जाएंगे, और इतने बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट काफी बड़ी अपसाइड दिलाता नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि ये होल्ड वाला काउंटर है, नीचे डिप्स में बाय करे और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 110 के नीचे रखना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए व्यू NMDC पर, जहां पर आपको रखनी है नजर। सिमी जी, आपसे भी डॉक्टर रेड्डीज पर व्यू चाहिए था। स्पुतनिक की वैक्सीन जो ये पनेशा बायोटेक के साथ उसका ट्रायल कर रहे हैं, 91% प्रभावी पाई गई है। 5000 के पास हम डॉक्टर रेड्डीज को थोड़ा कंसोलिडेट होते हुए देख रहे हैं। क्या यहां से अपमूव के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक? दीपांशु, एक्चुअली जितना अच्छा कंसोलिडेशन होगा, ब्रेकआउट भी उतना ज्यादा ही बढ़िया होगा। चार्ट में ओवरऑल दम है, लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन इसके लिए अच्छा नहीं रहा, पर मुझे लगता है कि इसका जो बेस है वो करीब 4800 से 4850 के बीच में है। तो कोई भी करेक्शन में दीपांशु उस रेंज पर मिलता है तो मैं जरूर खरीदने के लिए सलाह दूंगी, क्योंकि वो एक पोर्टफोलियो में खरीद कर रखने का रेंज होगा। वहां पे मिलता है तो खरीद लीजिए। और इसका जो टारगेट होगा वो मिनिमम 5800 से 6000 का होगा, वो भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। तो थोड़ा बहुत लोअर लेवल्स का इंतजार मैं भी कर रही हूँ, अगर मिलता है तो जरूर खरीदना चाहिए। 5800 से 6000 का टारगेट है, वो हो सकता है 6 महीने से 8 महीने के बीच में आना चाहिए। थोड़ा सा लोअर लेवल का इंतजार अभी भी है। चलिए, थोड़े से लोअर लेवल पर अगर मिले तो बेहतर एंट्री आपको मिल सकती है। नजर रखिए डॉक्टर रेड्डीज में। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, सबसे पहले पिक ऑफ द डे के लिए कौन सा स्टॉक चुना है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, पिक ऑफ द डे में मेरे पास सेल साइड वाला स्टॉक है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में दबाव देखने को मिल रहा है और ऑटो सेक्टर यहाँ से और दबाव दिखा सकता है। तो हीरो मोटोकॉर्प वो काउंटर है जो चार्ट्स के ऊपर वीकनेस और दबाव दिखा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प में यहाँ से दबाव और देखने को मिल सकता है। 3100 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो 3050 से लेके 3000 रुपए तक के लेवल हीरो मोटोकॉर्प में जल्दी ही देखने को मिलेंगे। आज मार्केट खुलने के बाद इसमें सेलिंग करके चलने का सलाह रहेगा। कोई भी पुल बैक बाउंस बैक अगर आता है तो इसमें सेलिंग करे। ऊपर में 3190, 3200 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। नीचे में 3000 और शायद 3000 के नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो हीरो मोटोकॉर्प में वीकनेस देखने को मिल रही है, वीक काउंटर है और यहाँ से हमें लगता है कि एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसमें सेल साइड का व्यू लेके काम करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, और कल स्पेशली सेकेंड हाफ में हमने देखा भी था, थोड़ा एक ब्रेकडाउन आते हुए दिखा था जहां तक ऑटो स्टॉक्स का सवाल है। देखते हैं कि आज भी वैसा ही हाल रहेगा इनका या फिर थोड़ा आज के ट्रेड में संभलते हैं। ऑटोज के अलावा कई और सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जहां पर आप मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं इस समय।
मेटल कंपनीज ने एक बार फिर से प्राइसेस बढ़ाए हैं, तो वहां पर आपको रखनी है नजर, जिस तरह से एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कुछ मेटल स्टॉक्स लगातार एक्शन में आ रहे हैं, उनके बारे में भी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। आरती इंडस्ट्रीज, यहां पर प्रमोटर ने कुछ शेयर्स बेचे हैं, बट छोटा सा ही अमाउंट है। कुणाल जी, आरती इंडस्ट्रीज पर कोई व्यू, चार्ट स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? लंबे समय से बात नहीं हुई स्टॉक पर। देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, दीपांशु स्टॉक कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है और हाल ही में दीपांशु एक ब्रेकआउट आता हुआ हमने चार्ट पर देखा, इसमें एक पैटर्न बना था और उसके बाद से लगातार ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी इसमें और स्टीम बाकी है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं, स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करने की मेरी राय है। नई खरीद करें गिरावट में, अगर स्टॉक मान लीजिए 1200 रुपए के आसपास आता है तो वहां मेरी खरीदारी की राय रहेगी, और जिनके पास पोजीशन है 1150 का स्टॉप लॉस रखकर मेरी राय में होल्ड करना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए सारे स्टॉक्स में खरीदारी कराए। कुणाल जी, रिंगटोन आपकी बड़ी इतनी एकदम जबरदस्त, वो फास्ट म्यूजिक वाली, मतलब छोटा मोटा अगर हल्का वाला जो आता है टिंग टोंग टाइप का, वो आप सुनते नहीं है? इतना लाउड वाला रिंगटोन रखने की वजह क्या है सर? अनिल जी, यहां तो कोई टोन बजी नहीं अनिल जी। अनिल जी, ना तो मेरे पास रिंग है और ना ही कोई टोन है अनिल जी। इसका तो रिंगटोन था, ठीक है। ओके, मेरे कानों में आया अब किसकी है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। मुझे लगा कुणाल जी की से बातचीत हो रही, कुणाल जी का माइक ऑन है तो कुणाल जी क्या ही होगी। बाकी तो आपको जानने पहचानने वाले, फोन करने वाले सब लोग जानते हैं कि 9 बजे का समय कुणाल जी के लिए तो बिल्कुल हर वक्त जी बिजनेस पे ही होने का, तो सैटरडे संडे की बात अलग है।